बात करेंगे इस वक्त जो सियासी गर्मा गर्म माहौल है उसका। एक तरफ हम देख रहे हैं कि निगोसिएशन की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ है गर्मा गर्म बयानात। नेशनल असम्बली के स्पीकर अयाज सादिक ने एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश की है, मगर दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह ने एक कदम आगे बढ़कर बानी पीटीआई पर गद्दारी के मुकदमे का इंदिया देते हुए कहा है कि उनका अंजाम भी बानी एमक्यूएम जैसा होगा। राना सना ने दावा किया है कि बानी ने पार्टी में से किसी को भी मुज़ाकरात की इजाज़त नहीं दी। जवाबी रद्द-ए-अमल में बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि उन्होंने कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया, बल्कि कुछ लोग जानबूझकर इदारों और पीटीआई के दरमियान फासले बढ़ा रहे हैं। सवाल ये कि ऐसे बयानात के दरमियान क्या वाकई कोई मुज़ाकरात का ऑप्शन निकल सकता है या कोई राह निकल सकती है। इसी पर बात ज़ाहिर शाह शिराजी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच शाह साहब। अभी एक तरफ स्पीकर अयाज सादिक साहब पहले भी इस तरह की कोशिश कर चुके हैं या कह चुके हैं कि मैं बीच में पढ़ के कुछ मुज़ाकरात का माहौल बनाते हैं और बात करते हैं, लेकिन उस दौरान हम ये देखते हैं कि जो बयानात हैं वो बड़े मैटर करते हैं। एक तरफ आप ट्रीज़न के केसेस के हवाले से अगर बात कर लें या बानी एमक्यूएम के साथ एक मुवाजना कंपैरिजन ड्रॉ कर दें, तो आप समझते हैं कि फिर ये जो मामला तो ट्रिगर हो जाते हैं, मुज़ाकरात क्या फिर एक माहौल बन सकता है या मुज़ाकरात का रास्ता मुश्किल नहीं हो जाता इससे? बहुत बहुत शुक्रिया आमना। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है, जाहिर बात है कि हर पार्टी के अंदर कुछ लीडरशिप ऐसी होती है जिन्हें पॉलिटिकल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब हो गए या अता तारड़ की आपने स्टेटमेंट सुनी कि अब ट्रेन मिस हो चुकी है, बस चली गई है और अब बातचीत के तमाम मामला जो है वो ख़त्म हो गए। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, टेक्निकली अगर हम देखें तो हमने देखा कि ख़ास तौर पे जब DGISPR का बयान आया और एक पॉलिटिकल माहौल गर्म हुआ, जिसके बाद एक नैरेटिव ये आया कि शायद बानी पीटीआई के ऊपर जो है वो पाबंदी भी लग सकती है, तहरीक इंसाफ को ये भी ऑप्शन दी जा सकती है कि वो जो है वो -1 पे चली जाए या उनके खिलाफ ट्रीजन चार्जेस भी हो सकते हैं। या तारड़ साहब ने भी कहा, इसके बाद आपने राना सनाउल्लाह का भी आपने कोट किया। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी अहम है उसको ज़रूर रियलिस्टिकली देखना चाहिए कि तहरीक इंसाफ बहैसियत जमात मुझे लगता है कि अब कुछ मेच्योरिटी का मुजाहरा कर रही है। आपने देखा जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है उसको डिसॉल्व किया गया और जो बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो एक पार्टी बयानिया था। उसके बाद आपने देखा एक बड़ा हाइप क्रिएट किया गया कि शायद जो पेशावर में जलसा होगा उसमें चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब किसी बड़े ऐलान की जो है वो ऐलान करेंगे, कोई बहुत बड़ा जो है ना वो एडवेंचरिज्म का मुजाहरा करेंगे। लेकिन आपने देखा कि उन्होंने बड़ी सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 3 बातें कही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कि ऐसा नहीं होना चाहिए और हम अब भी बातचीत के लिए तैयार हैं। मैं ये समझता हूँ कि शायद जो पॉलिटिकल वे आउट है मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाने का वो बातचीत ही है और अयाज सादिक ने पहले भी एक इंडिपेंडेंट रोल अदा किया, अभी भी करना चाहिए। हाँ, दूसरी तरफ एक जो अहम इशू है वो है आपका जो फेक अकाउंट्स हैं, AI जनरेटेड वीडियोस हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अब ये दावा कर रही है या वो उनका एक स्टांस है कि जो उनके हवाले से या बानी पीटीआई की बहनों के हवाले से बहुत सारे जो मीडिया इंटरव्यूज को जो है ट्विस्ट किया गया वो AI जनरेटेड थे। उन्होंने ये तमाम बातें नहीं की, ना उन्होंने मुल्क के खिलाफ की है, ना आर्म फोर्सेस के खिलाफ की है। एक जो अंदरूनी मेरे ख्याल में एक नैरेटिव है वो ये है कि इस वक्त आर्म फोर्सेस के खिलाफ तो एज सच कोई ऐसा बयानिया तहरीक इंसाफ के बकौल वो नहीं चलाना चाहते, क्योंकि वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बड़ी जरूरी है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो अहम चीज मैं आपको बताऊं वो इससे पहले हम देखते रहे कि सूबाई हुकूमत ताउन नहीं करती रही, लेकिन इस दफा आप देखें आज काउंटर टेररिज्म जो हेडक्वार्टर है उसकी बुनियाद रखी गई। 7.7 बिलियन जो है वो उस फोर्स को एस्टेब्लिश करने के लिए, इक्विप करने के लिए और तकरीबन 4.3 बिलियन जो है उसकी रिहेबिलिटेशन और तमाम सूबे के अंदर फाल करने के लिए इस्तेमाल किया। तो इसका मतलब है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो सूबाई हुकूमत का एक नैरेटिव था कि वो साथ नहीं दे रही, अब देगी। और खास तौर पर जो जिरगा हुआ पेशावर के अंदर इस हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से। लेकिन हाँ, एक चीज है जो डिमांड आ रही है बार बार वो सूबों के हुकूक के हवाले से की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बड़ी इफेक्टिवली जो है वो जा रही है, लेकिन साथ साथ जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, और वो मेरे ख्याल में शायद बातचीत के जरिए ही हो सकती है। अगर आज का भी वो स्टेटमेंट चल रहा है कि वो फिर गवर्नर रूल के कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो इसके रेपरकशंस क्या होंगे अगर ये सारे मामला होंगे? फिर मुज़ाकरात कैसे मुमकिन हो पाएंगे? कोई बामानी मुज़ाकरात आप देख रहे हैं बिटवीन एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई रियलिस्टिकली? आपको देखिए, मेरे ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट भी कभी नहीं चाहेगी कि वो डिस्टेबलाइज करे इस तमाम सिस्टम को।
आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं, जो मैं समझता हूं, मेरी तकरीबन 4-5 ऐसे सियासी अकाबरीन से बात हुई जिनके नाम बहैसियत गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, गवर्नर राज के लगाने के हवाले से आए थे। उन्होंने ऑल द वे स्ट्रेट अवे उसको रिजेक्ट किया। अमीर अदर खान होती का मैं नाम ले लेता हूं, उनसे बात हुई। आफ्ताब अहमद खान शेरपाव ने इस चीज को रिजेक्ट किया, उनसे ना हुई है, ना कभी वो उस लिस्ट के अंदर शामिल हैं। बाकी जो मेरे ख्याल में मिलिट्री जो शख्सियात थी उनके हवाले से शायद उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई, क्योंकि इस चीज में कोई सदाकत नहीं थी। मैं ये समझता हूं कि गवर्नर राज को एज अ पॉलिटिकल स्टंट जरूर इस्तेमाल कर रही है मरकजी हुकूमत टू प्रेशराइज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये मेरे ख्याल में उनका हक भी बनता है, उनके पास यही एक कार्ड है जिसको यूटिलाइज करेंगे। लेकिन मैं अभी भी नहीं समझता कि एस्टेब्लिशमेंट किसी भी हवाले से चाहेगी कि एक सूबे के अंदर जो इलेक्टेड लोग हैं उनको डिस्टेबलाइज किया जाए, क्योंकि ये ओवरऑल एक इनार्की की तरफ जो है मुल्क को लेके जाएगा। और उसकी एक बड़ी वजह ये है कि सूबे में इस वक्त 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक आपकी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है, दूसरा आपका मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज है जो तमाम पाकिस्तान से कन्वर्ज हो गए सूबे के अंदर, तीसरा जो बॉर्डर की सूरत हाल है वो मेरे ख्याल में बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इन तमाम चीजों को देखते हुए यहाँ अगर आप मजीद एक पॉलिटिकल एनार्की लेके आएंगे तो ये एक प्रॉब्लम जरूर होगी। हाँ, एक चीज जरूर है कि अब सूबाई हुकूमत को सेंसिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, जो गवर्नेंस के इश्यूज हैं उनके ऊपर फोकस करना होगा। और ये सूट करता है कि वो ट्रीजन केसेस के हवाले से खुद आकर इस तरह का इंदिया दे कि जी अब इन पे ट्रीजन के केसेस चलने वाले हैं या कुछ ऐसे मामला होने वाले हैं। देखिए, हम ना जो बयानिया चल रहा है कि अगर आप एंटी स्टेट बयानात देते हैं, आप हॉस्टाइल, देखिए आपने दिए या नहीं दिए ये एक अलग चीज है, लेकिन बयानात आपसे मंसूब किए गए, भले आपका ये गलत है, उन्हीं बयानात, उन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट। अब जैसे आप शहबाज गिल साहब जो बैठे हुए अमेरिका के अंदर, तो आप उनको कैसे जस्टिफाई करेंगे? शहजाद अकबर साहब के स्टेटमेंट को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? फिर जो इमरान खान के ट्विटर अकाउंट से जो चीजें गलत है या ठीक है, वो फेक है या असली है, इसका तो फैसला बाद में होगा, उनके नाम से मंसूब है, क्या वो ठीक है? फिर जो बयानिया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी माजी में ऐसे ही सिमिलर बयानात जो कि हम देख भी रहे हैं कि सोशल मीडिया पर क्या, बल्कि अब तो टीवी के भी मुख्तलिफ हम प्रोग्राम्स में भी चेक कर रहे हैं कि उन्होंने भी वो एयर किए हैं प्रोग्राम्स में वही बयानात जो मियां नवाज शरीफ साहब इंटरव्यूज़ दे चुके हैं इंडियन मीडिया को, या उनके इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो माजी के बयानात हैं, वो चाहे ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात हों। सो ये सारी सिचुएशन में इस हाइप तक मैं इस आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। और आप एक बात को हम क्यों तमाम अवाम, क्या एक पढ़े लिखे अवाम जो है मेरी और आपकी बातों पे यकीन करेंगे, वो समझते नहीं है। आपके ख्याल से क्या इस मुल्क के अंदर आपका जो सियासी निज़ाम है वो इतना नीट एंड क्लीन है? आपकी सियासी जमातों के अंदर क्या वाकई जमहूरियत है? क्या वो बाकायदा जमहूरी निज़ाम के तहत चलती है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप एक बात वाज़ेह कर दें, ना सिर्फ पाकिस्तान, दुनिया के हर मुल्क के अंदर आपकी जो ताकतवर कुव्वत है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट इज ऑन टॉप ऑफ इट, आप जब तक ऑन वन पेज नहीं होंगे आप सिस्टम के अंदर नहीं चल सकते। और यही मुल्कों की बका का जो एक बहुत बड़ा जरिया है। आपको मिसाल देता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिएगा। आप ये बताइए, चाइना में कौन सी डेमोक्रेसी है, रशिया में कौन सी डेमोक्रेसी है, आप हिंदुस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी को देख रहे हैं, आप सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन सी डेमोक्रेसी देख रहे हैं? वो लोग अपनी कौमी तशख़्ख़ुस, कौमी ताकत और कौमी यकानगत के ऊपर चल रहे हैं। मेरे ख्याल में ये जो शैम डेमोक्रेसी है बरतानिया और वेस्ट से आई हुई, क्या ये आपके मुल्क के लिए फिजिबल है, जहां सिर्फ अशराफिया जो है ना वो सिस्टम के अंदर रूल करते हैं, बाकी 80% अवाम में और आप बाहर बैठ के रूल रहे होते हैं? देखिए, करना क्या है? करना ये है कि आपने अगर इस मुल्क के अंदर सियासत करनी है तो मेरे ख्याल में आपने तमाम इदारों को अपने दायरेकार के अंदर काम करना होगा। और एक चीज है, आप इन तमाम सियासी, आपके मुल्क की बका इसमें, मैं तो ये समझता हूँ कि आप इन तमाम सियासी जमातों को जो कि पिछले ममालिक एग्जाम्पल आपने दिए हैं, मैं कंक्लूडिंग रिमार्क यही कहूंगी कि उनकी फिर तरक्की की रफ्तार भी हम देख रहे हैं कि वो कितनी ऊंची उड़ान है और हम कहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू सो मच जायशा शराजी साहब, इस पर आपने अपना कमेंट पेश किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।